and welcome back to the channel for the long time ownership review of the mighty Fiat Grande Punto. So guys, 2013 की November 1st को we actually took this baby home and तब से बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रहे हैं, तब से बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ नहीं गए इस गाड़ी को लेके। सो आज गाइस मैं आपके साथ पूरा जो ये ऑलमोस्ट 9 सालों का चिट्ठा है ना, वो सारा का सारा आज प्रेजेंट कर दूंगा, स्टार्टिंग विद द एक्सटीरियर, देन इन सिटी ड्राइवेबिलिटी, इंटीरियर एंड हाईवे पे कैसी है, एंड और भी कुछ फैक्टर्स रहेंगे तो वो सारे भी इंक्लूड रहने वाले हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइस स्टार्टिंग के बारे में मैं बात करूँ तो 2013 में इस गाड़ी को लेने का डिसीजन कैसे बना था एंड उस टाइम पे और कौन कौन सा इसका कंपटीशन था और मैंने वो सब गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली थी नहीं ली थी, वो सारी बातें भी अभी मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगा इस बहुत ही ब्यूटीफुल सी टीवी टावर वाली लोकेशन पे। सो उस टाइम पे गाइस कंपटीशन में i20 थी, पोलो थी, विस्ता थी, फोर्ड फीगो थी एंड ये गाड़ी थी अपनी, एंड स्विफ्ट भी थी, बट एज यू ऑलरेडी नो मी, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो मैं मारुति किसी को भी सजेस्ट नहीं करता, बट या उनके इंजन अच्छे हैं, रिफाइंड हैं, काफ़ी अच्छी तरह से रिफाइंड है, बट स्टिल मुझे आज तक, अब 2022 में हम ये बात कर रहे हैं, आज तक मुझे समझ में नहीं आई। मतलब हो सकता है ये पुंटो का थोड़ा सा असर हो कि मुझे थोड़ी हल्की गाड़ियाँ पसंद ही नहीं आती। अब दिस इज़ एक्चुअली बिल्ड लाइक अ टैंक। मैं आपको ज़रा एक छोटी सी झलक दूँ, वैसे तो ये चीज़ आप लोगों ने कई बार नोटिस की है, इसका सुपर डुपर हैवी डोर, आवाज़ सुनी, that's the build quality we are talking about here. So उस टाइम पे मैंने i20 की टेस्ट ड्राइव ली थी, पोलो की ली थी। उस टाइम पे पोलो पे इतना ग्रेट इंजन आता नहीं था, मतलब 3 सिलेंडर डीजल था तो वो ट्रैक्टर की तरह साउंड करता था, तो उसको वहीं पे काइंड ऑफ रिजेक्ट कर दिया। फोर्ड फीगो सब कुछ अच्छा था, गो कार्ट लाइक हैंडलिंग थी उस गाड़ी की, मेरे एक्चुअली फ्रेंड ने ली भी है, एंड सब कुछ अच्छा था, बस थोड़ा सा ना इंटीरियर उसका ज़्यादा डेटेड फील हो रहा था, सो उसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया। i20 की हैंडलिंग बिल्कुल ही बेकार थी, मतलब इन सिटी वो थोड़ी सी ठीक थी, बट मुझे प्राइमरी रीज़न था कि इट्स आवर सोल कार, मतलब टाटा नैनो के अलावा टाटा नैनो सिटी कार है, तो इस कार की ड्यूटी हाईवेज पर ज़्यादा थी। तो ऑब्वियसली बात है हाईवे मैनर्स अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं, कार शुड बी प्लांटेड एट हाई स्पीड्स, सेफ एंड वो सारी चीज़ें। तो i20 उस वजह से रिजेक्ट हो गई, पोलो इंजन की वजह से हो गई, फोर्ड फीगो इंटीरियर की वजह से हो गई, एंड हमारी स्विफ्ट को तो मैंने खैर कंसिडर ही नहीं किया था। तो बची कौन सी? फिएट पुंटो। इसका इंटीरियर मुझे आज तक पसंद था, तो उस टाइम पे तो सोचो कितना ही पसंद होगा। एक्सटीरियर में दिस जस्ट लुक्स ब्यूटीफुल मैन, हैंड्स डाउन ब्यूटीफुल। आप डिफरेंस ही नहीं है, मतलब आज की भी कार इसके सामने ला के खड़ी कर दो, ये आज भी अच्छी लगती है। दिस इज एक्चुअली अ टाइमलेस डिज़ाइन, मतलब कई लोगों को नहीं पसंद, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप इसका फ्रंट यहाँ पे नोटिस करो, टीयर ड्रॉप हेडलैम्प्स एंड ये ग्रिल, एंड सबसे अच्छी बात लैक ऑफ क्रोम, मतलब आप नोटिस करो कार पे कहीं पर भी क्रोम आपको देखने को नहीं मिलेगा, सो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग प्लस। जस्ट इसके बैच के ऊपर क्रोम है और इसके नाम के ऊपर क्रोम है, दैट्स अबाउट इट। एंड जो मेरे को बाई चांस अलॉय व्हील्स इसके मिले हैं, अलॉय व्हील्स मुझे ग्रे कलर के यहाँ पे देखने को मिले। यूजुअली पुंटोज में सिल्वर अलॉयज आते थे, पर मुझे ग्रे वाले मिले, सो दैट अनदर प्लस पॉइंट। एंड एक बार एक प्रॉब्लम आया था जो कि अंडर वारंटी सॉल्व हो गया, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ था, एक अलॉय व्हील्स में था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं कि कौन से वाला था, उसका पेंट थोड़ा सा उतर रहा था, तो कंपनी ने उसको भी रिप्लेस किया था, एंड विद द ग्रे कलर्ड वन। ऐसा नहीं है कि वो बोल दिया कि नहीं जी इसके अंदर सिल्वर ही आता है, आपके पता नहीं ग्रे कैसे, ऐसा कुछ नहीं, ग्रे ही दिया और वो कुछ हफ्ता भर के अंदर आ गया था। सो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मुझे सर्विस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब नई जब गाड़ी दी थी उस टाइम पे भी, एंड ऑफ 2013 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे भी लोग मुझे कहते थे कि फिएट ने भाग जाना है, ये हो जाना है, वो हो जाना है, बट गेस व्हाट, फिएट की कार ज़रूर बंद हो गई, लेकिन FCA फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स तो आज भी है यहाँ पर। स्पेयर पार्ट्स आर इजीली अवेलेबल इन दिल्ली, कोई भी एज सच मुझे इशू तो यहाँ पे देखने को अभी तक मिला नहीं है। सो क्या बोलूँ, सो दैट्स अगर मैं अपने पूरे 9 साल के ओनरशिप के अंदर मैं बात करूं तो मुझे कंपनी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कार से तो टचवुड आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मतलब इसके अंदर अगर मैं आपको पॉइंट्स बताऊं कि क्या क्या काम हुआ, बेसिक सर्विसेज तो हर साल हुई है इसकी, एंड उसके अलावा क्लच रिप्लेसमेंट हुई है, 2 बार बैटरी बदली है, 1 बार टायर्स बदले हैं, तो ये काम हुआ है। क्लच रिप्लेसमेंट में कि उस टाइम पे दिक्कत ये आई थी कि गियर, जो फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर है ना, वो लगने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। गाड़ी की पिकअप वगैरह में कोई इशू नहीं था, बट फर्स्ट गियर एंड रिवर्स गियर को लगाने में दिक्कत आ रही थी। तो जब सामान खुलवाया गाड़ी को, तो खाली प्रेशर प्लेट पे कुछ स्क्रैचेस थे, क्लच प्लेट वॉज फाइन, रिलीज बेरिंग वॉज फाइन। सो मैंने लेकिन तब भी तीनों पार्ट्स बदलवा दिए, क्योंकि अब खुला है तो एक बारी पूरा काम होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट एंड रिलीज बेरिंग एंड ट्रांसमिशन ऑयल, ये चारों चीज़ें चेंज हुई थी उस टाइम पे। सो एकदम परफेक्ट हो गया। उसके बाद से 10,000 और किलोमीटर्स में चला चुका हूँ, तो 60,000 के अराउंड किलोमीटर्स पे आई थी ये वाली क्लच की प्रॉब्लम। अभी कार ऑलमोस्ट 70,000 पे है, सो अभी तक एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड जेन्युइन फिएट के ही क्लच मैंने इसमें डाला था, नॉट टाटा, फिएट का ही है। आप उस वीडियोज़ देखना चाहते हो तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। एंड नाउ गाइस, इफ यू टॉक अबाउट पुंटोज इन सिटी ड्राइविंग डायनामिक्स, आई मीन कि इस गाड़ी को कितना ईजी है चलाना या नहीं चलाना है, मैं पिछले 10 तो नहीं भी 9 साल से ऑलमोस्ट इसको चला रहा हूँ। सो
I am super duper qualified to tell you how exactly this car feels, especially this 1.3 multi-jet diesel. अभी जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट इस कार के साथ नहीं होता, क्योंकि जो लो एंड ड्राइवेबिलिटी है मल्टी-जेट इंजन की, दैट इज जस्ट ऑन द नेक्स्ट लेवल. इट इज सुपर डुपर फैंटास्टिक. एंड मजे की बात, आपको रेस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इवन ऑन डिसेंट इंक्लाइंस, मतलब आप खाली क्लच को छोड़ोगे धीरे धीरे. क्लच इज सुपर डुपर सॉफ्ट. पहली बात तो इतना सॉफ्ट पेट्रोल कार्स का भी नहीं होता जितना डीजल पुंटो का क्लच सॉफ्ट है. सुपर डुपर सॉफ्ट, मतलब यू नीड टू प्रेस इट टू बिलीव इट. ऐसे नहीं आप बता सकते. सो आप बस क्लच छोड़ोगे, फर्स्ट गियर पे कार है, जस्ट लाइक एन ऑटोमेटिक द कार विल मूव. एंड अभी जैसे मैं बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो क्लच दबाने में तो मुझे कोई रद्दी भर भी इशू नहीं है. मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो, एंड ये कार है मेरी फर्स्ट गियर पे. एंड बस इसको मैं क्लच छोड़ूंगा तो द कार विल मूव ऑटोमेटिकली. मतलब मुझे कुछ भी करने की यहाँ पर एज अ नीड नहीं है. सो कार विल जस्ट गो ऑन. एंड फिर आपको थोड़ा सा अगर आप स्पीड ज़्यादा चाहिए तो यू नीड टू मूव टू द सेकंड गियर, क्योंकि सेकंड गियर पे आओगे तभी आपको इंस्टेंट थोड़ा सा पिकअप मिलेगा. अदरवाइज फर्स्ट गियर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्टीप चढ़ाइयाँ चढ़ने के लिए ट्यून्ड है. इट इज़ नॉट लाइक पेट्रोल कार का जैसे गियर होता है, मतलब पहले गियर को खींच दो तो गाड़ी 50-60 तक पहुँचता है ना. पुंटो का ऐसा नहीं करेगा. मतलब मैं आपको गाइस इस पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म ओनरशिप वीडियो के अंदर ही एक डिस्क्रिप्शन के अंदर पुंटो के सारे गियर्स 1 2 3 4 5 वीडियोस है, वो 5 शॉर्ट वीडियोस है बेसिकली. उनमें मैंने क्या दिखाया हुआ है कि मैक्सिमम आरपीएम पर्टिकुलर कार का क्या है, एंड पर्टिकुलर गियर जैसे फर्स्ट गियर मैक्स आउट आरपीएम पे कहाँ तक कितनी स्पीड लेता है. देन सेकंड गियर का एक अलग वीडियो, देन थर्ड का, देन फोर्थ का, देन फिफ्थ का. वो आप डेफिनेटली चेकआउट करना. आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिलेगी. अब आप लोग सोच रहे हो कि इतनी इन्फॉर्मेशन का हमने करना क्या, कार खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ी बहुत प्री ओन मार्केट के अंदर बची होगी, नहीं तो आ नहीं रही. बट स्टिल कई लोग नॉलेज गेन करना पसंद करते हैं, स्पेशली फिएट लवर्स एंड पुंटो लवर्स. ये वीडियो समझ लो उन्हीं के लिए. एंड कई लोग सोचते हैं कि हाँ कुछ अच्छी कार्स थी इंडियन मार्केट के अंदर, नॉट लाइक टुडेज टाइम. बहुत ही कम अच्छी कार्स रह गई हैं. मतलब ये जो यूज एंड थ्रो काइंड ऑफ मेंटालिटी आ रही है आजकल, दैट इज सो नॉट गुड. अब क्या कर सकते हैं. अब ये देखो, जैसे इस पर्टिकुलर फॉर्च्यूनर ने इंस्टेंटली बीच वाली लेन में और खड़ा है एंड यहाँ से यहाँ कूद दिया. सो दैट इज नॉट नाइस फॉर्च्यूनर. एंड तब भी पुंटो को मनूवर करने में मुझे कोई खासा इशू नहीं है. द कार इज इन फर्स्ट गियर, मैं सिर्फ क्लच छोड़ूंगा, द कार विल मूव. एंड यही एक एडवांटेज है लो एंड ड्राइवेबिलिटी का, लो एंड टॉक का. मतलब सिटी के अंदर आपको ट्रैफिक के अंदर ये प्रॉब्लम तो देखो फेस करनी पड़ती है. ट्रैफिक की काफी वर्स्ट सिचुएशन कई बार हो जाती है, स्पेशली नैरो रोड्स के अंदर. इस पर्टिकुलर कार के अंदर बैठ के आपको ऐसा नहीं लगेगा आप एक स्मॉल कार में बैठे हो. पोलो के साथ ये है, पोलो आपको अंदर बैठ के ज्यादा छोटी फील होती है, लेकिन बाहर से दोनों ही कार्स सेम साइज की हैं. लेकिन उसकी जो सिटी यूजेबिलिटी है वो पुंटो से थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि वो अंदर से छोटी फील होती है एंड पुंटो अंदर से बड़ी फील होती है. स्पेशली आप डैशबोर्ड का लेंथ देखो, दिस इज जस्ट टू लॉन्ग, राइट. सो उसका एडवांटेज यही है कि गाड़ी थोड़ी ज़्यादा बड़ी फील होती है. सो अभी बस ये मैं फर्स्ट गियर पे रोल कर रहा हूँ काफ़ी इजीली, कोई इशू यहाँ पे फेस नहीं कर रहा मैं. एंड अभी थोड़ी और बात करें तो सिटी इन सिटी ड्राइवबिलिटी की मैंने आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने फेस करा है, जो मैंने फील किया है, वो मैंने आपको शेयर कर दी. एंड हाँ, अब पावर स्टीयरिंग की बात करें तो पुंटो के अंदर यहाँ पे एक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है. ये हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है. एंड आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली इस पर्टिकुलर टाइप की स्टीयरिंग को समझते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है कंपेयर टू एन इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. बट जो गाइस फील फैक्टर एक हाइड्रोलिक यूनिट का है ना, स्पेशली फिएट का, मतलब मैंने हाइड्रोलिक यूनिट और आई थिंक डस्टर में चलाया था, डस्टर के अंदर ही चलाया था शायद से. सो उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ फील था. बट इस पर्टिकुलर कार के अंदर मतलब मैंने कार को 170 पे भी टच किया हुआ है, एंड सिटी के अंदर 510 की स्पीड पे भी मैं चलाता हूँ. सो मतलब मुझे अभी स्टीयरिंग के आगे ना कोई स्टीयरिंग दूसरा अच्छा नहीं लगता. मतलब स्पेशली मैं अगर बोलूँ तो हुंडई की स्टीयरिंग जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ. सो दैट इज एब्सोल्युटली, मतलब कार चलाने वाली फील नहीं आती उसके अंदर. अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये चीज़ फील कर सकते होंगे, बट वीडियो गेम वाली फील अगर एक कार में आ रही है तो दैट इज नॉट अ गुड टेस्ट. मतलब मेरे लायक तो नहीं है वो गाड़ी. बाकी डेफिनेटली पार्किंग स्पीड्स के अंदर कई लोगों को वो वाला फील ज़्यादा अच्छा लगता है. बट मेरे साथ कुछ इस तरह का है कि मुझे ये वाली फील ज़्यादा अच्छी लगी. मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई मेरे से हिल ही नहीं रहा है, इतना हैवी है ना, ऐसा तो कभी भी फील नहीं किया मैंने. एंड या एब्सोल्युटली वर्क्स, इट वर्क्स फॉर मी एंड आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ स्टीयरिंग. अब अगर गाइस मैं पार्ट्स की क्वालिटी की बात करूं ओवर द पीरियड ऑफ दिस ऑलमोस्ट 9.5 ईयर्स, 9 ईयर्स एक्चुअली, मतलब 9 ईयर्स भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं एग्जैक्टली. सो पार्ट्स की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो आज तक इस पर्टिकुलर कार में कोई भी अननेसेसरी राटल नहीं हुआ है. किलोमीटर्स मैंने चला दिया है ऑलमोस्ट 69,000 किलोमीटर्स. एंड कोई भी ऐसा एज सच प्रॉब्लम यहाँ पे मैं फेस नहीं करता. मतलब कि राटलिंग इशू आप सुन ही रहे हो. अभी कोई एडिशनल माइक्रोफोन मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ है. डायरेक्ट मेरा जो कैमरे का माइक है, इंटरनल माइक है, उसी का ऑडियो आप यहाँ पे सुन रहे हो. एंड अभी अगर आपको कोई राटल आएगा तो यहाँ से आएगा, इस पर्टिकुलर लाइट से.
जिसका कलर फोकस बिल्कुल ख़राब हो रहा है ड्यू टू द सन इस लाइट से। एंड ये इसका रीज़न मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो इसका रीज़न है मेरा सब वूफर का डायरेक्ट बेस इसी पर्टिकुलर लाइट पे जाके लगता था। एंड वो इतना वाइब्रेट होती थी ये लाइट की, मैं आपको क्या ही बताऊं। एंड उसकी वजह से ये थोड़ा सा रैटल करता है। लेकिन अभी आप नोटिस करो कार इज रनिंग एब्सोल्युटली फाइन विदाउट एनी काइंड ऑफ रैटल्स एंड स्क्वीक्स। एंड एक मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रही है जो ग्लव बॉक्स की लिड है वो अब मैं आपको स्टोरी उसकी भी अगर आपको बताऊं तो जब मेरी कार थी न्यू मतलब अंडर वारंटी तो कोई इसका लॉक है तो वहाँ पे कुछ हल्का सा इशू आया, मतलब यार ये सर्विस सेंटर वालों का ही प्रॉब्लम था, मतलब उन्हीं ने ही ख़राब किया था। तो वो लॉक ख़राब कर दिया पहले, देन उन्होंने लिड के ऊपर अंदर से ना एक पेचकस रगड़ दिया जिससे कि उस पर पड़ गया काफ़ी लंबे वाला स्क्रैच। बट अभी तो मैं आपको अगर इस पर दिखाऊँ तो इस पर ऐसा कोई चीज़ आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाली क्योंकि ये चीज़ चेंज हो चुकी है। एंड उस पर मेरे कुछ स्टिकर्स वगैरह भी लगे हुए थे कि अंदर जैसे ब्लू एंड मी का यूनिट है तो कैसे क्या है उसके अंदर, क्या चलता है क्या नहीं चलता। सो ये उसके साथ डिज़ाइन था। सो अब उन्होंने ख़राब कर दिया। एंड उसके बाद का इशू यहाँ पर आया है एक कैमरा स्विच करके बताऊँगा, वाइड एंगल पे इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। ये कॉर्नर गाइस आप नोटिस करो ये 100% फिट नहीं है एंड ये होता भी नहीं है। मतलब पहले वाली जो मेरी लिड थी वो आराम से एकदम बिल्कुल टकाटक फिट हो जाती थी, बट ये लिड चेंज करी है उस वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया। एंड वेरी रेयरली अगर इसके अंदर वेट थोड़ा ज़्यादा है या कम है, आई डोंट नो कि कितना ऑप्टिमम वेट होना चाहिए यहाँ पर, तो उस वजह से थोड़ा सा वंस इन अ व्हाइल वो चीज़ भी रैटल करती है। बट ऐसा नहीं कि मतलब मैं रैटलिंग से परेशान हो रहा हूँ। मतलब आप गाड़ी चल रही है, आप सुन रहे हो सारा का सारा ऑडियो, आपको कोई भी अननेसेसरी आवाज़ आई हो ब्लोअर और इंजन के अलावा एंड थोड़ा बहुत आउटसाइड नॉइज़ेस के अलावा तो आप मुझे पकड़ना। सो ये बात क्वालिटी की रही। एंड स्विचेस की अगर मैं बात करूं समटाइम्स ये चलना बंद हो गए थे एक टाइम पे, एंड बंद नहीं हुए थे, बेसिकली फंक्शन ही चेंज हो गया था। मतलब प्लस दबा रहा हूं तो म्यूट हो रहा है, म्यूट दबा रहा हूं तो प्लस हो रहा है। मतलब दे काइंड ऑफ अ रिवर्स्ड इन काइंड ऑफ अ फंक्शंस। सो इसका क्या इलाज था, मैंने चेंज तो करे नहीं आज तक, ये ओरिजिनल ही है। सो मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाया था कि हाउ टू क्लीन स्टीयरिंग कंट्रोल्स। सो मैंने इनको निकाला एंड एक सोल्यूशन से एक जैसे जो हमारा नेल पॉलिश का रिमूवर होता है ना, काइंड ऑफ अ थिनर, बट वो थोड़ा माइल्ड होता है, तो मैंने उससे इनको क्लीन करा था इसके बोर्ड को। एंड उसके बाद से टच वुड आज तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। एंड किस फ्यूचर में आएगी तो मैं फिर से इसको क्लीन कर सकता हूँ। तो दैट इज देयर। एंड या एंड इसके अलावा स्टेरियो का जो वॉल्यूम कंट्रोल है यहाँ पर, ये वॉल्यूम वाला बटन नहीं बेसिकली नॉब, ये किसी काम का नहीं है। इस काफ़ी टाइम पहले ही इसको अगर बढ़ाता हूँ तो कुछ भी कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है। सो इट इज़ लाइक दैट। तो बस एक यही दो मैंने प्रॉब्लम फेस की है। इसके अलावा ब्लू एंड मी इज़ टोटली फाइन। मैंने ऑक्स भी इसमें एडिशनली लगा रखी है एंड USB भी एकदम ओके वर्क करती है, कोई इशू नहीं है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन, नो इश्यूज देयर। एंड इसके अलावा AC वगैरह सब कुछ इस कार में एकदम ओके है। पावर विंडो कंट्रोल्स, लॉक एंड हमारा ORVM कंट्रोल्स ऑल आर इन अमेजिंग शेप। हो सकता है मैंने आपको पहले भी बोला हो, बट आई जस्ट सीरियसली लव द डैशबोर्ड डिजाइन ऑफ द Fiat Grande Punto, actually little bit more than the Punto Evo and even the Fiat Linea facelift. इसके अंदर एक्चुअली जो एक डैशबोर्ड की सटलिटी है वो बड़ी अच्छी है, पर लीनिया का अपना बेज कलर में आता तो वो भी अच्छा है। एंड सीट्स की अगर बात करें तो ये सीट्स नहीं, ये सोफा सेट है गाइस, ये सोफा सेट है। चेक आउट द थिकनेस, आप थिकनेस देख रहे हो, इतनी थिकनेस यूजुअली किसी गाड़ी में आती ही नहीं है, पर ये सोफा सेट है यार, अल्टीमेट सीट्स आर देयर। एंड अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें, डोर कार्ड का डिज़ाइन, आई नो फंक्शनैलिटी के हिसाब से इसमें थोड़े से मतलब जैसे बॉटल होल्डर की जगह कम है, बट द पावर विंडो कंट्रोल्स, अ वेरी गुड क्वालिटी स्विचेस, द डोर हैंडल, द ट्वीटर, द आर्म रेस्ट, एवरीथिंग जस्ट वर्क्स। एंड ऑब्वियसली बात है, मैंने स्टीयरिंग के बारे में तो आपको बताया ही होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बारी क्लोज अप में आपको ढंग से दिखा देता हूँ। एंड द steering mounted controls, the leather wrapping, the contours, thankfully Linea got the same steering, otherwise तो मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करता है इस पर्टिकुलर स्टीयरिंग को। आप बस थोड़ा सा वेयर एंड टेयर यहाँ पे देख रहे हैं इन ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर्स इन ड्यूरिंग दिस 9 years। एंड द गियर नॉब एक्चुअली मैंने थोड़े टाइम के लिए बीच में चेंज किया था, देन वापस से इस पर शिफ्ट हो गया। इसका एक फील ही अलग है, लेदर रैप्ड एंड इट्स oozes क्वालिटी गाइस। एंड अब सेंटर कंसोल की जो बात करें, ये एक्चुअली जो सीमलेस डिज़ाइन है ना, जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, द स्टेरियो, द अदर बटन्स, द AC वेंट्स एंड ऊपर थोड़ी सी स्पेस, मतलब ये एक यूनिट जो बनाया हुआ है ना, दैट लुक्स सुपर्ब। एंड सनवाइजर्स, इसमें सनवाइजर्स में अंदर एक साइड पे जो पैसेंजर साइड है वहाँ पे आपको एक मिरर देखने को मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई लाइट नहीं है। एंड जो ड्राइवर साइड वाला
अब जो अपना सनवाइज़र है उसके अंदर खाली टिकट होल्डर आता है, जो कि मैंने सीरियसली बता रहा हूँ आज तक यूज़ नहीं किया। एंड सेंटर में जो रूफ लाइट्स हैं, इसके अंदर मैंने एलईडी बल्ब्स, फेस्टून बल्ब्स डाल दिए। इसके अंदर फेस्टून बल्ब्स हैं एंड एलईडी के साथ इसकी लाइट काफ़ी ज़बरदस्त है, वे मोर देन द सिंपल हैलोजन फेस्टून्स। एंड जो सीट बेल्ट है हमारी वो है हाइट एडजस्टेबल एंड ये सीरियसली काफ़ी सही है। एक ही बार ही एडजस्ट करना है, लेकिन उसके बाद ना डिफरेंस फील हो जाता है। एंड जो अपना ग्रैब हैंडल है, इसके अंदर कमी है, ये डैम्प नहीं है, ये सीधा ही उछल जाता है, बस एक यही कमी है। एंड जो पैसेंजर साइड का एयर बैग है, और इसके अंदर एक मज़े की बात उन्होंने फिएट ने की थी कि जो डायनामिक की एक्टिव मॉडल है वहाँ पे आपको ये एक अपर ग्लव बॉक्स मिलता है, क्योंकि उस ज़माने में बेस मॉडल से एयर बैग्स नहीं आते थे, बट यहाँ पे मैंने पूरी बात कर दी, तो आप रियर को कैसे छोड़ सकते हैं। तो रियर के अंदर आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी बैक सीट देखने को मिलती है, जिसके हेडरेस्ट 2 हैं बट एडजस्टेबल है। एंड आई होप कि सेंटर में भी अगर हेडरेस्ट देते तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट 2 ही दिए। एंड ये यूरोपियन स्टाइल है एंड ये कभी यूज़ कम होते हैं ना, इसलिए थोड़े से हार्ड है। सो या दे आर एडजस्टेबल एंड मैंने इनको यूज़ किया हुआ है। एंड सबसे ज़्यादा काम की फीचर मेरे को पीछे देखने को मिलता है, जो कि है 60-40 का स्प्लिट। सो इसको जस्ट आप देखो, एंड यहाँ पे बैक रेस्ट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल। एंड ये 60-40 डबल स्प्लिट है, 40% ये है, 60 वो है, वो भी सेम ऐसे रोल हो जाती है। एंड इसके बाद ये आप चाहो तो इसे यहाँ से भी उठा सकते हो, देख रहे हो, मतलब थोड़ा सा इसको मुझे आगे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो पूरा के पूरा सीट आगे एडजस्ट हो सकता है। एंड यहाँ से भी आप चाहो तो बूट स्पेस को एक्सेस कर सकते हो, मतलब जैसे पीछे अगर एक जना ही बैठा है या 2 भी बैठे हैं, तो थोड़ा सा वो उस साइड स्क्वीज़ होके ये 40% वाले को फोल्ड करके कुछ भी सामान लेना हो ऑन द मूव ले सकते हो। एंड साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पावर पार्सल ट्रे भी मिलती है। सो आप लोगों को मैं एक बारी बूट स्पेस भी यहाँ पे दिखाना पसंद करूँगा। एंड एक और चीज़, बॉटल होल्डर्स पुंटो के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी है, सिर्फ आगे 2 कप होल्डर्स मिलते हैं देखने को एंड एक पीछे मिलता है, दैट्स अबाउट इट। एंड डोर्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के पॉकेट्स हैं, सो ये काइंड ऑफ यूज़लेस हैं। बट हाँ, जो सीट के पीछे ये पॉकेट्स आप देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ये हम लोगों ने काफ़ी बार यूज़ की है। एंड हमेशा से ही करते ही आए हैं, कुछ ना कुछ सामान निक नैक्स होते हैं तो ये इन सीट्स के अंदर जाता है। अब उसमें देखो अभी भी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ, कुछ पेपर वर्क है वहाँ पर, सो ये काफ़ी यूज़फुल है। एंड देयर इज़ अ हम्प इन द सेंटर, बट उससे आज तक कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की। एंड 2 AC वेंट्स हैं नीचे सीट्स के, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, गारंटी नहीं है, क्योंकि वो उनका जो लोकेशन है ना, वो मैट्स के भी पीछे जाके वो देखो सेंटर में आपको कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि मैं अभी पहुँच नहीं पा रहा वहाँ तक। So yeah, there are 2 center under seat AC vents for the rear passengers in this car. Now let's talk about the boot space. इसके अंदर guys Punto में 280 लीटर्स का boot space आता है with the parcel shelf and seats up. And अगर आप parcel shelf हटा दो, seats को double fold कर दो, तो that will increase to over 1100 liters, 1164 to be exact. So मेरी लाइट की गर्मी की वजह से डबल साइडेड टेप्स वीक हो गई हैं, सो दैट इज़ वाई ये गिर गई हैं यहाँ से। सो ये है 280 लीटर्स का बूट स्पेस एंड टायर आपको नीचे देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप ओरिजिनली देखें तो एक साइज़ छोटा आता है, बट मैंने इसमें लीनिया का स्टील रिम लेके इसके अंदर 195/60 R15 ही टायर स्टेपनी में भी रख दिया है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना है। बट अब देखा जाए तो मेरा जो नॉर्मल टायर्स हैं वो 195/65 हैं, चारों के चारों। सो ये स्पेयर 195/60 है, सो डजंट मैटर, वह है 15 इंच में। सो ये इसका बूट स्पेस का एरिया रहा। और मज़े की बात, आप लोगों ने काफ़ी कार्स में नोटिस किया होगा, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज होता है, बट नॉट इन द पुंटो। प्रॉपर क्लैडिंग इसमें देखने को मिल जाती है यहाँ पे प्लास्टिक की, एंड एक हैंडल भी है। अब हैंडल आप सोच रहे हो कि ऐसे होता तो बेटर रहता है, बट ऐसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये लॉक, अब ये लॉक को चाहो तो आप अंदर से भी खोल सकते हो। सो अंदर वाली साइड पे अगर इसको आप ऐसे टैक करोगे तो ये खुल जाता है। सो इसका ऊपर एक शॉट ऑलरेडी है चैनल पे, देखना चाहो तो आप देख सकते हो। सो अब मैं आपको यहाँ से इसको बंद करके दिखाता हूँ। कूल राइट गाइस, अब ये सारा का सारा आपने जो कार का इंटीरियर और एक्सटीरियर देखा है, बेसिकली द इंटीरियर ये एकदम बोन स्टॉक है। मतलब इस गाड़ी में कभी भी सीट कवर नहीं चढ़ाए गए, कभी कोई स्टीयरिंग रैप नहीं हुआ, गियर नॉब रैप नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब बस बेसिक मेंटेनेंस के साथ आप जो इसकी क्वालिटी देख रहे हो, ये इसकी वो क्वालिटी है। जैसा मैंने मैट्स इसमें न्यूट्रल मैट्स लगा रखे हैं। एंड पूरी गाड़ी की जो कंडीशन आप देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट 9 साल बाद है। एंड कंडीशन इज़ जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। मतलब मैंने कई कार्स देखी हैं जिनकी सीट्स दब जाती हैं, फट जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है, बट नॉट विद द फिएट। मतलब मेरा वेट भी कोई कम नहीं है, 100 से ऊपर ही जाता है, क्योंकि आई एम 6 फीट 4 एंड मेजॉरिटी मैं ही इस पे होता हूँ ड्राइवर सीट पे। एंड इसकी कंडीशन आप देखो, बोस्टर्स अभी भी शेप में है, दोनों साइड के, दोनों क्या पैसेंजर साइड भी इधर भी प्रॉपरली बोस्टर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। एंड अगर आप बैकरेस्ट में भी देखो तो वो भी एकदम कर्व्ड है, प्रॉपर है, जैसा होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली तो वैसा है। एंड थोड़ा सा वेयर एंड टियर की बात करें तो ये हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा रफनेस आई है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। इस पर आज तक कोई ट्रीटमेंट, कोई लेदर ट्रीटमेंट, कोई कुछ भी नहीं किया। प्लास्टिक भी वैसा कि वैसा ही है जैसा डे 1 पे था। आई मीन क्वालिटी यार,
हार्ड प्लास्टिक है चारों तरफ, ये मैं डेफिनेटली मानता हूँ, बट क्वालिटी भी एक चीज़ होती है एंड इस कार में वो दूर दूर तक नज़र आती है। ये प्लास्टिक की क्वालिटी भी रियली अच्छी है। इट्स नॉट द सॉफ्ट प्लास्टिक बट इट्स हार्ड, एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे मैंने कभी टच तो करना होता नहीं, जो हार्ड हो सॉफ्ट हो डजंट मैटर। सो मेरे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं एल्बो के लिए ये, एंड यहाँ पे प्रॉपरली जो सीट का मटीरियल है वही मटीरियल से इसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया गया, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है बस थोड़ा है। सो एल्बो को आराम मिल जाता। स्टीयरिंग एंड इट्स द परफेक्ट, मतलब इसमें कंट्रोल्स भी बने हुए हैं प्लस लेदर रैप्ड है तो इसकी फील बहुत ही अच्छी है। देन लेदर ऑन द गियर नॉब, एंड यहाँ पे मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ है सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। एंड आर्मरेस्ट इस कार में आता नहीं है, सो मैंने अभी करंटली मैं ये वुडन वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो ठीक है, नॉट ग्रेट, ठीक है, बट या इट डज़ द जॉब। एंड बैक सीट पे भी आप नोटिस करो ये पॉकेट्स भी जैसी कंडीशन में होनी चाहिए उसी कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एंड सीट्स की कंडीशन अच्छी है, मेटल है हर जगह, प्लास्टिक्स की क्वालिटी भी जहाँ पे पैर लगते हैं, इवन कई बार जाते आते हैं यहाँ पे पैर लग जाते हैं, उसके बाद भी ये प्लास्टिक ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एंड बूट स्पेस की बात करें तो जैसे कि ये पर्टिकुलर एरिया थोड़ा ज़्यादा घिस जाता है, बट थैंकफुली मेरा इतना नहीं घिसा अभी। सो थोड़ा भी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर कार को, क्योंकि बारिशें चल रही हैं, उस वजह से ये इतनी ज़्यादा डिटेल्ड में क्लीन तो नहीं है फिलहाल, बट या आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। ऑलराइट पीपल, सो अब बात करते हैं कि पुंटो हाईवे पे कैसा परफॉर्म करती है। मतलब मैं पिछले 9 साल से मेरे पास गाड़ी है, 8.5 साल हुए वैसे, ऑलमोस्ट 9 साल मान लेते हैं क्योंकि अभी भी तो है ही है ना, अभी कहीं तो है नहीं। सो हाईवेज पे मैं बहुत बार इसे लेके गया हूँ। लॉन्गेस्ट ट्रिप मेरा था दिल्ली टू पुणे का, पुणे से फिर मुंबई गए, मुंबई से मतलब उन इलाकों में भी थोड़ा बहुत घूमा। देन फिर मुंबई से सिंगल डे में मैंने गाड़ी घर लगाई थी, जो कि मेरा पीतमपुरा न्यू दिल्ली में घर है। एंड दैट डे वेंट अमेजिंग, मतलब वी स्पेंट ओवर 21 आवर्स इन द फिएट ग्रांडे पुंटो, एंड मैं आपको फीलिंग नहीं बता सकता। मतलब गाड़ी के अंदर ही हमने रात होते हुए देखी थी, एंड गाड़ी के अंदर से ही हमने सनराइज होते हुए देखा था। मतलब दैट डे मतलब अंदर जो एक फीलिंग वाला होता है ना, मतलब अंदर छप क्या होता है जो चीज़, मतलब इट्स इन द मेमोरीज गाइस। वो डे मैं भूल नहीं सकता। एंड बैक देन आई वाज नॉट अ यूट्यूबर, अदरवाइज वो पूरा इंटायर सिनेरियो एंड वो जो राइड थी, ड्राइव थी, पापा साथ में थे, मम्मी साथ में थी, एंड हज़ारों चीज़ें और साथ में थी, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन चलो देखते हैं कि आप तक कुछ फोटोज वगैरह का मैं कुछ बना पाऊँ, पर फोटोज और वीडियोस थोड़ा बहुत ही है तो वो वाली फीलिंग नहीं आ पाएगी। लेकिन स्टिल वी कैन टॉक लॉट अबाउट दैट। बट नॉनदलेस हाईवे उस पर्टिकुलर रोड पे, मतलब एमपी की सड़कों से हम गए थे, मतलब पहले यहाँ से आगरा साइड से, देन एमपी, देन वहीं से आगे आगे होते हुए उस टाइप से गया था। तो उसमें घटिया रोड्स भी आई थी, अच्छी रोड्स भी आई थी, एंड उसके बाद माउंटेन रोड्स भी आई थी जब हम पुणे के नियर अबाउट से। तो मतलब वी डिड एवरीथिंग, मतलब इसमें हाईवे और बताऊं मैं आपको, मैं मनाली गया हूँ, मैं रोहतांग पास गया हूँ, चंडीगढ़ तो पता नहीं कितनी बार गया हूँ, आगरा कितनी बार गया हूँ, एंड नॉर्थ में भी गए हैं, अमृतसर भी गए हैं, एंड इसके अलावा जयपुर गया हूँ। राजस्थान में तो खैर जयपुर को पाया अभी तक बट नॉनदलेस मतलब फीलिंग जो इस पर्टिकुलर कार की हाईवेज पे है ना, मतलब दिस इज एक्चुअली अ बेटर हाईवे क्रूजर देन बीइंग इन द सिटी। मतलब सिटी कम्यूट करने में आपको थोड़ी सी कम्फर्टम फील हो सकती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है प्लस जो स्टीयरिंग इसका हाइड्रोलिक है, नॉट द लाइटेस्ट, बट हाईवेज पे इट इज जस्ट सो स्टेबल, एंड आपको जो टायर से फीडबैक मिलता है दैट इज जस्ट ऑन अनदर लेवल। मतलब अभी आप नोटिस कर रहे हो कि मैं स्टीयरिंग पे इतना ऐसे नहीं कि मैं पकड़ के बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी नीड ही नहीं है, एंड आई एम डूइंग अबाउट 80 किलोमीटर an hour, और आगे बहुत सारा ट्रैफिक मुझे देखने को मिल रहा है। बट नॉनदलेस हाईवेज हैं तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एंड हाई स्पीड्स पे कोई भी पॉटहोल्स वगैरह आते हैं तो कुछ खास अंदर इंट्रूसिव नहीं होता। मतलब यार अब एक्सप्लेन करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, एंड मैं अपने एक्सपीरियंस को चाहता हूँ कि वर्ड्स में एकदम बढ़िया तरीके से आपको डिस्क्राइब कर सकूँ। एंड मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलाई है गाइस, सिटी में इससे बहुत बेटर कार्स अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाईवेज पे मुझे अभी तक इसका तोड़ नहीं मिला है, क्योंकि इससे ऊपर की ही गाड़ी होगी जो हाईवेज पे इससे बेटर होगी या इसके बराबर होगी। इवन मैंने पोलो को भी हाईवे पे चलाया है, इट इज़ अ फैंटास्टिक कार, नो डाउट अबाउट इट, बट इसके क्लोज नहीं है, इसके क्लोज में भी थोड़ा सा गैप है। क्योंकि हो सकता है कि इंजन वाइज डिफरेंस हो, बट ना मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पावर, क्योंकि मोस्टली सारी गाड़ियां 100 किलोमीटर की स्पीड पर चली जाती है, इंक्लूडिंग माई टाटा नैनो। यार टाटा नैनो की भी ऑन मीटर स्पीड 115 तक चली जाती है, उसके बाद उसमें लिमिटर आ जाता है। यहाँ पे मैंने अपना लिमिटर लगा रखा है जो कि 60 के ऊपर, एंड 60 के ऊपर वो लिमिटर इसलिए है क्योंकि अब सिटी के अंदर इतने सारे कैमराज हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता हूँ उनसे। सो नॉनदलेस अब हाईवेज पे हम लोगों ने कितना, इसमें 5 लोग बैठ के भी गए हैं, 4 लोग बैठ के भी गए हैं, हरिद्वार साइड भी हम लोग कितने 5 लोग थे, प्लस लगेज था, ऋषिकेश, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है नियर अबाउट्स की जो इस पर्टिकुलर कार के साथ नहीं करी हो। एंड यहाँ पे काफ़ी सारा पानी था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम फॉर द पुंटो। एंड मेरा इमोशन मॉडल है तो इस पर्टिकुलर कार में टायर का साइज काफ़ी अच्छा है, 195/65 R15 द स्टॉक, नो 195/60 R15 इज द स्टॉक साइज ऑफ टायर, एंड मेरे पास है 195/65, तो मैंने हल्का सा साइज किया था, तो उससे राइड और बेटर होगी। बट मेरी जो मॉडल है ये 2012 के बाद वाला मॉडल है, 2013 में मैंने परचेज किया था, तो उस टाइम पे इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा वो कर दिया था, हाइट ज़्यादा थी, पानी उछला काफ़ी सारा उछला, क्योंकि बस वाले ने मुझे लेन नहीं दी। बट नॉनदलेस
आज आई एम टॉकिंग अबाउट द Punto, कि Punto में कोई फर्क नहीं पड़ता मैं चाहता तो बिल्कुल सेंटर से जा सकता था, पर उससे मेरे ऊपर ही पानी आना था तो गाड़ी और गंदी हो जाती। आई नीड दिस फॉर शूटिंग, राइट। तो उससे प्रॉब्लम थोड़ी सी डेफिनेटली आई है कि इसकी जो बॉडी रोल है वो थोड़ा सा डेफिनेटली बढ़ गया ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने से, बट उससे फायदा भी ये हुआ है कि कहीं पे भी हमें पॉट होल्स हैं या कहीं पर अनवेल इंजीनियर्ड जो स्पीड ब्रेकर्स हमारे होते हैं वो नीचे लगते ही नहीं है। मतलब पहले ग्राउंड क्लियरेंस की 165 mm दी एंड बाद में इमोशनल मॉडल की 185 कर दी एंड उसके जो एक्टिव मॉडल था उसकी 195 कर दी, क्योंकि टायर के साइज में भी डिफरेंस था एंड ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हुई है। बट देखो राइड वाइड तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, सस्पेंशन अच्छा है, स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है इंजन की, मल्टी जेट में टॉर्क काफी अच्छा है, तो कभी ये अंडर पावर्ड नहीं फील होता। मतलब मुझे तो नहीं हुआ और किसी काफी सारे लोगों को डेफिनेटली हो सकता है। प्रॉब्लम मुझे सबसे बड़ी इसके अंदर लगती है कि इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस और होती है, क्योंकि मी बीइंग द 6 feet 4 inches, माय फादर बीइंग 6 feet 1 एंड मम्मी एंड रिंकी एंड मेरी सिस्टर की भी होती हैं, तो मतलब एवरीबडी इज टॉल इन द फैमिली, सो अगर थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता तो मजा आता। बट इसमें एक एडवांटेज ये है कि इन स्पेस बढ़ाने के चक्कर में सीट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मतलब अगर मैं आपको सीट्स के यहाँ पे शॉट दिखाऊं तो इसकी विड्थ आप नोटिस करना कितनी मोटी सीट्स हैं, एकदम सोफे की तरह। अनलाइक मेनी अदर कार्स आई हैव सीन इन द सेम प्राइस ब्रैकेट, मतलब उनकी सीट्स इतनी पतली पतली सी होती हैं, कईयों में तो आजकल एडजस्टेबल हेडर्स तक नहीं आते हैं। सो देयर इज पॉइंट आजकल मुझे समझ नहीं आता। स्पेस ठीक है तुम लोगों ने बढ़ा दिया, लेकिन अंदर जो सीट्स की क्वालिटी देनी चाहिए, मतलब इन सीट्स के अंदर मैंने बैठ के 20-20 घंटे गुजार रखे हैं, तो उसके बावजूद भी अगर मेरे बॉडी में कोई पेन नहीं था, मतलब देखो नॉर्मल फैटीग नॉर्मल थकान तो देखो वैसे भी हो जाती है चाहे जिस मर्जी कंफर्टेबल जगह पे आप हो, लेकिन अगर इतनी ड्राइविंग के बावजूद अगर आप सही हो तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द कंफर्ट ऑफ द सीट। ये बात काफ़ी अच्छी है एंड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कहीं और थोड़े से इकोनॉमिक डिजास्टर्स भी हैं इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि कई बारी जो हमारा पावर विंडो कंट्रोल है वो थोड़ा आगे की तरफ है, तो अगर मैं ऐसे हाथ रख के उस पर वो करता हूँ ना तो कई बारी पीछे का शीशा खुल जाता है, जबकि खोलना मैं आगे का चाहता हूँ। सो दैट्स सम लिटिल थिंग्स। एंड अगर हाईवे के बारे में और बात करें तो माइलेज इज अ बिग पॉइंट। माइलेज मुझे जैसे मर्जी मैं चला लूँ, मुझे अपवर्ड्स ऑफ 18 ही मिलती है हाईवे पे, 18 to 23-24 की मेरी रेंज रहती है एंड इससे कम मुझे कभी हाईवे पे नहीं मिली एंड इससे ज़्यादा मुझे 26 की माइलेज भी डेफिनेटली मिली हुई है इसके अंदर, लेकिन दैट वाज जस्ट 1 or 2 times थिंग। तरीके से चलाओ, अगर आप 80 पे इस कार को स्टेबल रखते हो तो आपको ये पर्टिकुलर माइलेज आराम से मिल जाएगी। बट जैसे कि मैं चंडीगढ़ से आ रहा था तो आई वॉज जस्ट गनिंग, मतलब मैं 130 से बहुत ही कम टाइम नीचे रहूंगा, इवन विद दैट काइंड ऑफ स्पीड एंड दैट मतलब थोड़ी ब्रेकिंग और स्पीड मतलब इस टाइप से मैं चल रहा था। आई नो कि दैट्स नॉट अ वेरी गुड स्टाइल ऑफ ड्राइविंग, बट माइलेज की बात करें तो आई स्टिल गॉट आई थिंक 20-21 किलोमीटर पर लीटर, क्योंकि मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था कि आई जस्ट लव Punto, क्यों मैं उसे प्यार करता हूँ, वो मैं आपको शेयर करूँगा। उसके अंदर मैंने एग्जैक्ट बताया हुआ है क्योंकि वो राइट आफ्टर द चंडीगढ़ ट्रिप था, तो आप देखना जरूर। मतलब ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ बहुत सारी बता सकता हूँ, बहुत सारी निकलती रहेंगी एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन विद द Fiat Grande Punto एंड आई जस्ट लव इट मैन। मतलब गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है कि छीन रही है बेसिकली इस टाइप की कार्स मेरे से, क्योंकि मुझे आजकल की कार्स में मुझे सच्ची बात बताऊँ कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया है। आई जस्ट लाइक द नेक्सॉन और द अल्ट्रॉस, बट जैसे उसकी टेस्ट ड्राइव ली एंड उसके बाद मैं इसके अंदर आया तो वो वाली फीलिंग नहीं है। मतलब आई नीड दैट फीलिंग इन माई नेक्स्ट कार। अब वो वाली फीलिंग मैं कहाँ से लाऊं? मतलब मैं इस कार के अंदर सारा दिन स्पेंड कर सकता हूँ, मुझे तब भी बोर नहीं होता। और दूसरी कार्स के अंदर मैं क्या छोड़ यार घर चलते हैं, ऐसी वाली फीलिंग आती है। मुझे ऐसी वाली फीलिंग नहीं चाहिए। अभी जैसे मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ, आई एम स्टिल हैप्पी, राइट? सो ये वाली फीलिंग कहाँ से लाऊं अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब इस कार को गाइस चलाते चलाते ऑलमोस्ट 9 साल तो गुजर गए हैं एंड ऑब्वियस सी बात है कि मुझे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों ही इस कार के पता होंगे, राइट? तो नेगेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा नेगेटिव इस कार के अंदर है इसका बैक सीट पे स्पेस एंड वो वैसे कोई इतनी बड़ी मेजर इशू नहीं है, क्योंकि अब मैं हूँ 6 फुट 4 इंच, सो गाड़ी पे भी डिपेंड करता है। वेस्टा में इससे डेफिनेटली बेटर स्पेस था, बट स्विफ्ट में इससे भी कम था, पोलो में भी कम है एंड i20 में नियर अबाउट सेम था। एंड अभी आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूँ यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर सीट है अभी करंटली ये मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड। आप नोटिस करो काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। एंड अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो देयर इज रीजनेबल अमाउंट ऑफ स्पेस हेयर एज वेल, रीजनेबल अमाउंट है। एंड इस पर्टिकुलर गाड़ी को गाइस 7 फुट का बंदा भी आराम से चला सकता है। उसका रीज़न ये है कि जो इसका ट्रैवल है, जो रेल्स का ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे थोड़ी सी सीट आगे करनी पड़ती है एंड नोटिस करो ये थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, बट या मैंने सीट को थोड़ा सा ऊंचा भी किया हुआ, हाइट भी किया हुआ, तो ये हाइट एडजस्टर है इसका, तो मुझे थोड़ी सी सीट ऊंची करके चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। इवन पूरी पीछे करने के बाद सीट थोड़ी सी ऊंची है, तो उसके बाद भी आप स्पेस देखो, इट इज़ डिसेंट एंड सीट्स भी स्कूप्ड आउट है। सो या एक
5.5 फीट तक का बंदा यहाँ पे आराम से बैठ सकता है, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। एंड कुछ और नेगेटिव्स मैंने आपको भी चलते फिरते और बढ़ाए हैं। एंड अगर मैं उसे डिटेल में बात करूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं, एर्गोनॉमिक्स फेलियर हैं थोड़े से, वो भी इतना कोई मेजर नहीं है, आपको गेटिंग यूज टू वाली बात है, बट मैं अभी तक गेटिंग यूज टू हुआ नहीं हूँ, तो डेफिनेटली देयर इज एक चीज़ में। अब वो आपको पहले बताया मैंने, फिर से बताता हूँ, जो पावर विंडो कंट्रोल्स है, आप अगर ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे उन्हें चलाते हो तो कई बारी पीछे का दब जाता है, बट हाँ फील करो तो एक बारी और आगे जाना पड़ता है, तो तब जाके फ्रंट का आप कर पाते हो। सो या मेरे साथ ये कई बारी हुआ है एंड 9 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। सो या मेन तो वाइज यही 2 चीज़ें इसके अंदर मैंने नोटिस की हैं, एंड इसके अलावा मुझे और कुछ मिला नहीं। मेंटेनेंस वाइज इट्स वेरी निगल्स फ्री, पार्ट्स क्वालिटी इज़ प्रिटी डिसेंट एंड चलने में बहुत बढ़िया है, कोई ऐसा मुझे ड्राइविंग के लिए प्रॉब्लम नहीं आया, माइलेज अच्छी है एंड हेडलाइट्स सुपर्ब डुपर्ब हेडलाइट्स एंड फॉग लैंप्स भी ठीक काम करते हैं, शीशे का विजिबिलिटी भी अच्छी है। एंड अब नेगेटिव्स एक्चुअली मुझे ढंग से सोचने पड़ रहे हैं इन 2 के अलावा, क्योंकि ये 2 के साथ मैं थोड़ा सा दुखी रहा हूँ एंड अब मुझे तीसरा नेगेटिव सोचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कि और क्या हो सकता है इसका नेगेटिव। वेल यू गाइस गॉट द आइडिया, मेरे लिए कोई नेगेटिव नहीं है इन दोनों चीज़ों के अलावा, मुझे तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। जस्ट दैट द ग्लव बॉक्स अगर पूरा से फिटिंग में रहता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, बट थोड़ी सी उसमें कमी है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। Alrighty folks, so that sums up my almost 9 years with the Fiat Grande Punto and इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के लिए I have actually used few days क्योंकि आप सबके साथ बेकार की बातों में कर नहीं सकता था एंड यहाँ पे मुझे एक्चुअली फीलिंग्स के साथ जो भी निचोड़ था, जो भी बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेन कर सकता था मैं, बीइंग इन द सिटी, बीइंग ऑन द हाईवे, बीइंग द इंटीरियर, बीइंग द नेगेटिव्स जो कि ना के बराबर ही थे, तो वो सारी बातें मैंने आपके साथ प्रॉपर वे से डिस्कस कर दी हैं। एंड अभी मैं एक बहुत ही वाहियात से ग्राउंड के अंदर हूँ फॉर दिस लास्ट एंटायरिटी एंड यहाँ पे कुछ बसेस भी पार्क्ड है, बट या मैं सोचा कि कुछ फन करना है तो खाली जगह तो चाहिए एंड या दिस इज माई हैप्पी प्लेस, काइंड ऑफ अ हैप्पी प्लेस, बट या हाईवे से ज़्यादा अच्छा हैप्पी प्लेस तो हो नहीं सकता एंड स्पेशली कोई एक्सप्रेस पे हो। So on that bombshell guys, let's end this particular video and अगर आपको guys कुछ भी क्वेश्चन, क्वेरी या कोई बात होगी, कुछ भी बताना होगा, प्लीज़ डू राइट अ कमेंट एंड कोशिश तो मेरी 100% यही रहती है कि मैं सबके कमेंट्स का जवाब दे सकूं, बट समटाइम्स वो पॉसिबल नहीं हो पाता एंड तो उसके लिए एक्सक्यूज़ कर देना एंड आप गाइस कुछ भी क्वेरी देना चाहोगे, फीडबैक देना चाहोगे तो वो उसके लिए कमेंट्स आर ऑलवेज ओपन। मैं कभी भी किसी भी वीडियो के कमेंट्स को बंद नहीं करता। तो चलो अभी काफ़ी ब्ला 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 हो रहा है तो पॉइंट नहीं है उसका, तो पुंटो के साथ कुछ आखिरी मोमेंट्स है मेरे पास अब, तो यहाँ पे मैं मज़े लेने वाला हूँ आज। तो आप लोग घर जाओ, एंजॉय करो, फन करो, मौज लो, तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा फन कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे गाइस एंड अब गाइस मिलेंगे किसी और वीडियो में, आई डोंट नो क्यों क्या होगा एंड देखते हैं फिर क्या होता है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड इस वीडियो में मैंने शायद 1-2 बारी पहले भी बोला होगा, तो बोला नहीं होगा तो लिखा होगा, आई डोंट नो। तो कर देना गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी या, चाओ।